नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कपल। अब कपल क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं स्टीयरिंग, एक फोर्स ये नीचे आई और एक फोर्स ये ऊपर की तरफ गई, दोनों फोर्सेस हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे वो फोर्स आपके नीचे आ जाएगी। दोनों हाथ से अगर गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों जो फोर्सेस पैदा हो रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कपल पैदा करेगा। अब बोतल का लिड ऑफ बोतल आप ओपन करते हैं, ये इस तरह एक फोर्स इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये भी क्या होगा आपके पास, कपल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप डबल आर्म स्पैनर से आप नट या बोल्ट खोलते हैं, इस तरह एक फोर्स ये नीचे की तरफ आई, एक फोर्स ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। अगर आप दोबारा उसको इस तरह करते हैं तो एक फोर्स ऊपर की तरफ, दूसरी फोर्स नीचे की तरफ आई। तो हर कंडीशन में दोनों फोर्सेस क्या होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी और लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों का डिफरेंट होगा। तो ये सारी एग्जांपल क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, आपके पास कपल कर रही हैं। अब कपल का रिलेशन फाइंड करते हैं और देखते हैं कपल बेसिकली किसके बराबर होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक ऑपोजिट फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन से मुराद क्या है जी, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो आपके पास कपल पैदा करेगी। अब कपल के लिए आपने 4 आर्म स्पैनर कंसिडर कर लिया जी, ये एक नट या बोल्ट मैंने इस 4 आर्म स्पैनर से ओपन करना है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया स्पैनर का, जिसको ओ कह देंगे। इस तरफ आपने ए पॉइंट ले लिया और इस तरफ आपने बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अगर ये एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स क्या होगी, ऊपर की तरफ लगेगी। अब एक टार्क आपके पास ये पैदा कर रही है फोर्स और एक टार्क आपके पास ये फोर्स पैदा कर रही है, तो टोटल टार्क आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल टार्क आपके पास आ जाएगा ओ ए 90, मोमेंट आर्म बन रहा है, ओ ए मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस ओ बी मल्टीप्लाई बाय एफ। यहाँ से एफ कॉमन ले लें तो आ गया ओ ए प्लस ओ बी मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। अब डायग्राम में देखें, ये ओ ए और ओ बी किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है। तो ओ ए ओ बी की जगह आप क्या लिख देंगे, ए बी मल्टीप्लाई बाय एफ लिख लेंगे। मोमेंट आर्म फोर्स, ठीक है, तो मोमेंट आर्म और फोर्स किसके बराबर होगा थे, टार्क के। तो इसका मतलब क्या हुआ, कपल भी टार्क के बराबर होता है। अगर कपल टार्क के बराबर है तो कपल का यूनिट होगा वही टार्क का यूनिट होगा। तो कपल का यहाँ तो टार्क का यूनिट आपके पास पहले भी आपने डिस्कस किया है, टार्क का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन मीटर, तो कपल का यूनिट भी न्यूटन मीटर ही होगा। अब बात ये है कि ये जो ए बी जिसको मैंने मूवमेंट आर्म कहा है, ये क्या है, देखिए ज़रा, एक मूवमेंट आर्म के पास ओ ए और एक मूवमेंट आर्म ए बी है, ओ बी है। अब दोनों का सम को मैंने क्या कह दिया, ए बी कह दिया। बेसिकली ए बी मूवमेंट आर्म ही है, लेकिन डायग्राम में देखेंगे तो एक ये फोर्स एफ और दूसरी एफ डैश कह रहे हैं या फोर्स माइनस एफ कह रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर भी आ रहा है। तो ये दो कपलिंग फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस है, मूवमेंट आर्म ही है लेकिन दो कपलिंग फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस है। इस वजह से हम ए बी को कपल आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, कपल आर्म कहेंगे। कपल आर्म क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म, ठीक है। यूनिट इसका वही होगा, अगेन कपल टार्क के बराबर होता है और कपल भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आपके पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं तवाज़न। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, ये एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन ऑफ द टेबल अपवर्ड है, नेट फोर्स क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। आपके पास ये एक बॉडी लटका दी मैंने डोरी के साथ, टेंशन ऊपर की तरफ, वेट उसका डाउनवर्ड है नीचे की तरफ। अब वो डोरी टूट नहीं रही तो इसका मतलब क्या है जी, नेट फोर्स क्या है 0, ठीक है। तो अ बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना करे, नेट फोर्स क्या हो 0 हो, वो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अ बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने ऊपर बता दी हैं। अब इसके टाइप्स हैं, इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है जी आपके पास, फर्स्ट कंडीशन में अगर एक बॉडी उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, तो सारी फोर्सेस को आप सम कर लें। अगर फोर्सेस का सम 0 आ रहा है
तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम या बॉडी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सम ऑफ ऑल फोर्सेस को आप सिग्मा एफ से शो करेंगे जी, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F1 F2 एंड सो ऑन Fn, यानी n फोर्सेस किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अगर वो फोर्सेस कंपोनेंट बना रही हो, x कंपोनेंट बना रहा है, y कंपोनेंट बना रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सारे x कंपोनेंट मालूम करेंगे और अगर उनका सम 0 आ गया Fnx या सिग्मा fx, फिर y कंपोनेंट मालूम करेंगे और उसका सबका y कंपोनेंट का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 के। तब आप फोर्सेस को ऐड करेंगे, सिग्मा fx प्लस सिग्मा fy, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या आ गया, 0 आ गया, कब, कंपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, अगर इसमें से fy 0 नहीं आया और fx 0 है, तब वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दोनों कंपोनेंट्स का 0 आना ज़रूरी है, तब वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाइड करेगा। अब कोई ऐसी बॉडी जो मोशन पे भी हो और इक्विलिब्रियम में हो, जैसे पैराट्रूपर है, पैराट्रूपर जब नीचे आता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब बात ये है कि वो नीचे भी आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, उसकी वजह है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो ना, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। अब फोर्स किसके बराबर होती है, ma के, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स क्या आ गई, 0 आ गई, तो वो इक्विलिब्रियम में हो गया, क्योंकि नेट फोर्स 0 आ रही है। ठीक है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले आप ये एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक बॉडी है, एक फोर्स इस पे ये एक्ट कर रही है और एक फोर्स इस पे एक्ट ये कर रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो एक को मैंने F कह दिया और एक को मैंने -F कह दिया, एक को F और एक को -F। जब मैं सम ऑफ फोर्सेस करूँगा तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। लेकिन जब ये दोनों फोर्सेस पे लगेगी ना, तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, मूव कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, फोर्सेस 0 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन फिर भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक और कंडीशन होगी जो कि इक्विलिब्रियम की होगी, जो इस पर एक्ट कर रही होगी। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि द सम ऑफ टोटल टार्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन हमें ये नहीं बताती बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आएगी या नहीं होगी, हमें दूसरी कंडीशन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसके मुताबिक टोटल टार्क या सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे एक सवाल होता है, इफ फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हाई डू वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही तो हमें सेकंड कंडीशन की क्यों ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि पहली कंडीशन हमें बॉडी के मुतवाज़न होने का यानी इक्विलिब्रियम में आने का नहीं बताती। सम ऑफ फोर्सेस 0 है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसीलिए हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर वी नीड अ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक द सम ऑफ टोटल टार्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0 के, वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालतें हैं, 3 हालतें होती हैं। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ है फिर इसकी एग्जांपल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या जी, अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, हल्का सा हिलाने के बाद इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाए, वो क्या कहलाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। अब इसके 2 केसेस हम डिस्कस करते हैं। ये बुक है, टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। आप क्या करेंगे, ये बुक को आपने स्लाइटली टिल्ट कर दिया, हल्का सा हिलाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइज हुआ, जब आप छोड़ेंगे दोबारा वो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर आप इसी को कोई वर्टिकल चीज़, आप बॉक्स वगैरह कंसिडर कर लें, ठीक है, और इसको स्लाइटली आप टिल्ट करें, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है,
अभी भी आप इसको छोड़ेंगे ये दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉक्स के बेस में से, इसमें से पास हो रहा होगा तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस में से पास नहीं होगा तो जब आप उसको स्लाइडली टिल्ट करेंगे तो वो एक पहली कंडीशन में एक नहीं आएगा, वो इस तरफ गिर जाएगा, जिसका मतलब क्या है जी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अक्सर लोअर रखा जाता है, यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर नहीं है, यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो लेकिन लोअर है, इसी वजह से वो वापस आ जाता है। तो ये वजह होती है कि जो हैवी कार्स व्हीकल्स होती हैं या रेसिंग कार होती है उसको बॉटम से ना हैवी कर दिया जाता है, यानी काफ़ी भारा कर दिया जाता है। उसके क्या वजह होती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर ले। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, वो बॉडी उतनी स्टेबल रहेगी। ठीक है, उनको स्टेबल इस तरह किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल गैर मुतवाज़न। ये आपने एक पेंसिल को उसकी टिप यानी नोक पे उसको आपने स्ट्रेट खड़ा कर दिया जी पेंसिल को। ठीक है, ये टिप पे खड़ा कर दिया। अब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। आप स्लाइटली टिल्ट करें पेंसिल को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसका थोड़ा राइज हो जाएगा। राइज होने की वजह से जब छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगी, वो मूव कर जाएगी। ठीक है, रोटेट कर जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब राइज होगा, बॉडी का दोबारा नीचे गिरना, वो क्या कहलाएगा आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फिर उसके बाद तीसरा आपके पास, इसकी डेफिनेशन देख लें, इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री, यानी आप छोड़ते हैं उसे, आफ्टर स्लाइटेस्ट, यानी हल्का सा भी आप उसको टच करने के बाद या हिलाने के बाद छोड़ते हैं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फिर आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल मुतवाज़न। तो इसकी पहले डेफिनेशन फिर इसकी एग्जांपल जाते हैं। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन, वो अपनी पहली पोजीशन में आती है लेकिन उसकी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये देखें जी, ये एग्जांपल इसकी, ये एक बॉल है मेरे पास, ये मैंने पोजीशन है इसकी निकाल ली बॉल की, सपोज। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद ये इसकी पोजीशन बन गई। अब ठीक है, यहाँ पे भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, यहाँ पे भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, दोनों कंडीशन में इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके साथ साथ आपने एक एक एग्जांपल बता देनी है। स्टेबल में 2 एग्जांपल बतानी है आपने, एक बुक वाली है, एक ये बॉक्स वाली है। ठीक है, फिर अनस्टेबल में एक ही एग्जांपल बहुत है और न्यूट्रल में भी एक एग्जांपल बहुत है और साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बता देना।